हमारी कहानी शुरू होती है आखिर एक सुखी परिवार से, जहाँ पर नीमा, रामू, उनकी बेटी रोनी, वह लोग आपस में बहुत ही खुश थे। रामू एक दिन अपनी पत्नी से बोलता, अरे सुनती हो, इस साल अपनी फसल में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। तभी इसकी बेटी दौड़ कर बोलती है, पापा पापा मेरे लिए एक बड़ा सा वाला फराक ले आओ ना प्लीज पापा। रामू हंसते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगा मेरी प्यारी बच्ची। फिर हंसते खेलते दिन गुजर गए। आखिर नीमा की मौत हो गई। सभी रो रो के सबका बुरा हाल था। रामू अपने आप को संभालता हुआ अपने बेटी से जाते समय बोला, अरे बेटी मैं खेत के लिए जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। उसके बाद मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए। उसके बाद वह चला जाता है खेत में काम करने के लिए। उसके बाद रूही दिन भर रोती, न खाती न पीती, सिर्फ दिन भर रोती ही रहती। रामू बड़बड़ाता हुआ कुछ आ रहा था, कह रहा था, अब मेरी बेटी भी अकेली हो गई, मेरी पत्नी भी मर गई, अब मैं क्या करूँगा। आखिर वो खेत में पहुँचकर अपना काम शुरू कर देता है। वह काम कर करके बहुत ही थका लग रहा था, लेकिन वह भी काम कर जा रहा था क्योंकि इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह मेहनत नहीं करेगा तो फसल को बेचेगा कैसे। आखिरकार ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू अपने खेत में सुबह के लिए अपनी बेटी से बोल के लिए चला जाता है। दिन भर घाम में काम करता। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन रामू का कैसे गुजरते आ रहा था, तभी रामलाल उसको बुलाता है, अरे दोस्त कैसा है, बड़े दिन बाद मिला, इस शायद बहुत काम करता है तू, सुना है तेरी पत्नी भी गुजर गई, बड़ा दुख हुआ सुन के। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू दूसरी शादी कर ले, तेरी छोटी सी बच्ची भी है, वो भी खुश रहेगी। अरे यार क्या बात कर रहा है, मैं दूसरी शादी कर लूं, मेरी उम्र रह गई ये शादी करने के लिए। नहीं यार मैं नहीं करूंगा शादी। मैं मानता हूँ तुम्हारी उम्र नहीं रह गई शादी करने के लिए, फिर भी तुम्हें शादी करनी चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए, कम से कम वो तो खुश रहेगी। आखिर रामू ऐसा ही कुछ करता है, वह दूसरी शादी कर लेता है, अपनी बेटी को लगाता है, ओ बेटा रोनी, रोनी कहाँ पर हो, जल्दी आओ। आई पापा अभी आई। वह रोनी आने लगती है, आकर बोलती है, पापा ये आंटी कौन है ये आंटी, कहाँ से आई हैं? अभी रामू अपने बेटे के पीछे जाने लगता है, पीछे जाकर खड़ा हो जाता। जैसे रामू बोलने चलता है तो उसकी पत्नी बोल देती है, अरे बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ तुम्हारी। आखिरकार सभी घर में खुश रहने लगे हैं। आखिर वही रौनक फिर से घर में आ गई। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। आखिर रामू को दूसरी बेटी पैदा होती है। वह भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसकी माँ पीछे बढ़ाते बढ़ाते हुए आ रही थी, कुछ बकते हुए, ए रोनी चल काम कर, अपना झाड़ू बर्तन सब कर ले, नहीं तो तुझे इतने फटके पड़ेंगे ना कि तेरी नानी याद आ जाएगी। फिर उसकी बेटी बोलती है, माँ हमेशा आप दीदी को क्यों डांटती रहती हो, अभी मैं और दीदी जाके काम कर लेंगे सब ना, अब जाकर सीधे अपने कमरे में बैठो, हम दीदी जा रहे हैं। लेकिन रोनी वहाँ से चुपचाप चल देती है अपना काम करने के लिए। और दीदी की तारीफ करने वाली बेटी, ज्यादा दीदी दीदी मत करो और चल तू मेरे पीछे आ। लेकिन रोही अपनी माँ के पीछे नहीं जाती, इसलिए उसकी माँ पेड़ पड़ते पड़ते अपने काम के लिए चली जाती है। रोनी पहले अपने रसोई घर में जाकर अच्छी खूब रोती है, उसके बाद अपना काम शुरू कर वह झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। अपने काम को पहले झाड़ू लगाती है, तभी उसकी माँ आकर उसके चिल्लाने के पीछे से गाँव वाला दौड़ता दौड़ता रामलाल दौड़ के आता है, बोलता है, अरे बेटी तुम्हारे पापा का मौत हो गया, घाम में बहुत ज्यादा मेहनत करके काम कर रहे थे तभी उनका मौत हो गया। अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। ठीक है दीवान जी, सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं, अब वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने की खेत में चला गया।
ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नू धोबी दौड़ता हुआ आता है। जमींदार साहब गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत से लाल धुएं का भवंडर उठते हुए देखा, और उस भवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिया। क्या बकते हो धन्नो, हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो भवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वह नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी धन्नू धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें यह भी पता है कांस्टेबल सिंटू और पिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चित्तर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। अरे आइए चित्तर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं, ताकि कोई आगे कांड न हो। सही सोचा है सेठ जी आपने। ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख रुपए मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। अरे पांडे जी आप खुद दीजिए। अरे आप ही दे दीजिए, मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऐसे ही आदमी को हमारे समाज की जरूरत है। बहुत ही नेक आदमी है सेठ जी। उधर कांस्टेबल सिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। भैया आप कहाँ से हो? हम तो बिहार से हैं। और आप? हम तो यूपी से हैं। जरा सुरती है तो दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ हम लोग क्या भूत पिशाच भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? हाँ भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये लो चिनौटी, पहले खैनी रगड़ो, फिर खा के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। भैया तुमने कभी भूत देखी है? हाँ भाई, हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मेरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार उठाकर पटका था। जब हम आम के पेड़ के रखवाली के लिए मचान बनाकर उस पर सो रहे थे। मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। ये एक कोरी कल्पना और अफवाह है। ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। हाँ यही ठीक रहेगा भैया।
ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। अरे सिंटू, क्या हुआ, तुम अंदर क्यों आ गए? भाई मुझे पेशाब लगी है। अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। वैसी बात नहीं है पिंटू भाई, दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता है। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उससे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहां से एक काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू डर के मारे उछलकर पिंटू के ऊपर चढ़ जाता है।